हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज जो है हम संविधान के भाग 14 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भाग 13 तक हम पढ़ चुके हैं। तो क्या है संविधान के भाग 14 के प्रावधान और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और उनमें क्या प्रावधान है और एग्जाम की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण है और कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको स्किप मत करना, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं भाग 14। भाग 14 की बात करें, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये ध्यान रखना, संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं देते हैं उनको लोक सेवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ और राज्यों के बीच जो सेवाएं करते हैं, या राज्यों में हो या संघ में, उनको लोक सेवक या सिविल सर्वेंट कहा जाता है। ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ से समझ जाना। यूपीएससी और यूकेपीएससी या पीएससी की बात कर रहा है वो, इनके अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट हमारे होते हैं, चाहे वो राज्य सेवाओं में के अंतर्गत हो, चाहे वो सेंटर की केंद्र सरकार की सेवाओं के अंतर्गत हो, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब इसके अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 308 से और 323 तक प्रावधान है और इसके सभी आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं जो इसका महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से समझना है, हर एक चीज को, हर एक प्रावधान को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, आपने सीखना है। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 309 की। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 309। अब 308 हमने क्यों नहीं पढ़ा, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। 308 में कहा गया था कि इस भाग के अंतर्गत जो राज्य शब्द का प्रयोग होगा, राज्य की जो परिभाषा होगी, उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 5 अगस्त 2019 को वहां से धारा 370 को हटा लिया गया है, तो अब उसको विशेष राज्य नहीं बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है ना, तो पहले इसमें प्रावधान था, आर्टिकल 308 अनुच्छेद जो 308 है इसका, उसमें कहा गया था कि इसके अंतर्गत जो राज्य शब्द का प्रयोग हम करेंगे वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब वो है नहीं तो इसके बारे में बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 309 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 309 में कहा गया है कि संसद या फिर विधानमंडल, यानी कि हम बात करें संसद, केंद्र में संसद होती है जिसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, इसके अंग है, ये सदन 2 होते हैं। और राज्यों में जो है विधानमंडल होता है जो कि एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक हो सकता है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। किसी राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक होगा, किसी राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि संसद विधानमंडल को, यानी कि संसद को या विधानमंडल को लोक सेवकों की भर्ती सेवा शर्तों पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जो लोक सेवक हम भर्ती करते हैं, सिविल सर्वेंट, उनकी सेवा शर्तों पर और उनकी जो है नियुक्ति पर कानून बनाने का जो है अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है और राज्यों के पास है। अब आप कहेंगे कि राज्यों और संसद के पास कैसे है? तो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, पूरे भारत का एक है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उस पर बनाने का अधिकार संसद के पास है। और जो राज्यों से संबंधित पीएससी जो होता है, लोक सेवा आयोग, किसी भी राज्य का, जैसे उत्तराखंड का यूकेपीएससी, उत्तर प्रदेश का यूपीएससी, ठीक है, तो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो प्रावधान है, वो विधानमंडलों को दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप समझते हैं। आगे अनुच्छेद 310 अपने यहाँ से पदावधि की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पदावधि नहीं है। देखो, कह रहा है कि जो लोक सेवक है, जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सेवक हैं, उनकी पदावधि के बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र का होगा, उसके जो सिविल सर्वेंट होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, और जो राज्यों के लोक सेवक होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करेंगे। यानी कि अगर ये चाहे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राज्यपाल हटा सकता है और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। वो कारण है उसके हटाने के, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप समझना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 311 में कहा गया है, देखो यहीं पर ये बात बोल दी गई है, सिविल सेवकों को बर्खास्त, यहाँ से आप समझना, सिविल सेवकों को बर्खास्त, हटाना, पदावनत करना या हटाया नहीं जा सकता। हटा सकते हैं लेकिन बिना किसी उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। अब या तो वो जो है उसने दुर्व्यवहार किया हो, या मानसिक अक्षमता हो उसके पास, शारीरिक अक्षमता उसकी हो, ठीक है ना, या कोई और उसने लाभ का पद ले लिया हो इस पर रहते हुए, तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, इसी में ये कहा गया है, अन्यथा बिना किसी उचित प्रक्रिया के आप इसको नहीं हटा सकते। ये आप यहाँ से समझ कर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पेपर में बनते हैं, आप यहाँ से समझेंगे। अनुच्छेद 312,
अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का प्रावधान करता है। आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 312 में है। क्या है अखिल भारतीय सेवाएं, कौन इनको जो है क्या कर सकता है, गठन कर सकता है इनका, तो यहां से समझते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद, विशेष रूप से राज्यसभा, ये आप याद रखेंगे यहां से, विशेष रूप से अधिकार राज्यसभा को दिया गया है कि वो जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। कैसे? उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या है अखिल भारतीय सेवाएं? आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, जो इंडियन पुलिस सर्विस, इन सब ये सारी की सारी अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। तो इनके सृजन का अधिकार विशेष रूप से राज्यसभा को दिया गया है। राज्यसभा और नई सेवाएं बना सकती है। जैसे हम बात करें अगर आईएफएस की, तो इसको जो है 1966 में बनाया गया, 1966 में इसको सर्जित किया गया। एक आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, एक आईएमएचएस होता है, इंडियन मेडिकल हेल्थ सर्विस। तो ये सब जो है सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। पहले से बात करें आईएएस, पीसीएस, तो आईपीएस तो पहले से था, ठीक है ना, लेकिन इनके बाद भी जो है ये बनाए गए हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रावधान दिया गया है कौन से आर्टिकल में? 312 में। विशेष रूप से राज्यसभा को 2/3 बहुमत से पारित करके लागू कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 313 की। इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में समझेंगे। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 313 में, जो पहले से सेवाएं हैं, पहले की जो संविधान से लागू होने से पहले जो सिविल सेवाएं थी, उनको जो है लागू रखा जाएगा। पूर्व की सिविल सेवाओं को जो पहले प्रावधान थे उनको जो है लागू रखा जाएगा। बस इतनी बात इसमें कही गई है। दूसरा अनुच्छेद 314 की बात करें तो इसमें भी वही बात कही गई है, जो पहले सिविल सर्वेंट थे, पहली जो सिविल सेवाएं थी, उनमें जो उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते थे वो जारी रखने का बात कही गई थी। यानी कि जो पहले जिस तरीके से पहले जो है वेतन और भत्तों का प्रावधान दिया गया था, उसी प्रकार से संविधान लागू होने के बाद भी उन सिविल सेवकों को वैसे ही वेतन और भत्ते दिए जा रहे थे। लेकिन हमने इसको जो है क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया गया है 28वां संशोधन 1972 के द्वारा। यहां से आप समझेंगे 28वां संशोधन 1972 के द्वारा हमने जो है इसको निरस्त कर दिया गया है आर्टिकल 314 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 315 की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मैंने आपको इसके बारे में बताया, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अब आप समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, अगर हम बात करें संघ के लिए जो है यूपीएससी है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और राज्यों के लिए जो है वो पीएससी होता है। क्या होता है? पीएससी, यानी कि जिसको राज्य लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसमें 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना या गठन की बात कही गई है, और ये भी कहा गया है कि भारत का एक जो है संघ लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र का एक होगा, और हर राज्य का अपना राज्य लोक सेवा आयोग होगा। लेकिन 2 राज्यों का एक लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 2 राज्य चाहें तो वो अपना जो है एक राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने उच्च न्यायालय की बात की थी कि 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है इसी आर्टिकल में 315 में कि अगर कोई राज्य जो है संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है तो वो उसकी सेवा शर्तों को पूरा कर सकता है। यानी कि राज्य अगर चाहे तो अपना कोई एग्जाम, कोई परीक्षा, कोई काम जो है उससे यूपीएससी से करा सकता है। वर्तमान में भी उत्तराखंड में हाईकोर्ट की जो परीक्षा हुई थी वो संघ लोक सेवा आयोग ने कराई थी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हुए विशेष रूप से कराता रहता है वो उनसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 में ये कहा गया, देखो अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये तो हमारी जो है सेवाओं की बात कही गई है 314, 15 तक। ठीक है, 15 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही और जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही। अब 16 से जो बात करेंगे, अब जो आर्टिकल शुरू होंगे वो सारे के सारे जो है यूपीएससी और पीएससी के जो है पर आधारित हैं, मतलब इन्हीं के प्रावधानों को का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान में पूछा गया है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 316। इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा और उनकी पदावधि यानी कि कितने वर्ष का उनका जो है कार्यकाल होगा, कितने साल वो अपने पद पर रहेंगे, इसके तरीके से। तो आप यहाँ से 2 बातें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, जो पूरे भारत का एक है। ठीक है ना, और इनका कार्यकाल 6/65, जो भी पहले हो, या तो जो है 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले तो अब रिटायर हो जाएंगे, हट जाएंगे पद से, या फिर जो है 6 वर्ष का कार्यकाल
पूरा कर ले। कार्यकाल 6 वर्ष का है और एज लिमिट जो है उसकी 65 है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनकी जो है इनका कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन एज लिमिट जो होती है वो 62 है, 62 वर्ष है। तो संघ लोक सेवा आयोग 65 और जो है राज्य लोक सेवा आयोग 62, जैसे हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात की थी। ठीक है, सिमिलरिटी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल करता है। यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि उनको हटाने की नियुक्ति जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास है संघ के वालों को, और राज्यों वालों को राज्यपाल के पास है। ठीक है ना, और इनकी जो है जो एज है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक सिंगल प्रश्न बन सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, पदावधि क्या है, कार्यकाल कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 317 कहता है, अनुच्छेद 317 कि इनके निलंबन और पद से हटाना, यानी कि जो है जो राज्य लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, इनके सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। क्या कारण है, मैंने अभी बताया, दुर्व्यवहार करें तो हटा सकते हैं, और जो है शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो, ना सक्षम हो काम करने में तो हटा सकते हैं, या इस पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद अगर उन्होंने ले लिया है तब भी उनको जो है क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अब हमने 317 आर्टिकल्स तक पढ़े हैं, अब इसके कुछ आर्टिकल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 318 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो शर्तें के नियम बना सकने का अधिकार दिया गया है, राज्यों को दिया, विधानमंडलों को, और केंद्र का संघ लोक सेवा आयोग को, मतलब संसद को। ठीक है ना, उनके नियम, नियुक्ति नियम, सेवा शर्तों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 318 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इसमें एक आ गया 319 में कि अगर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य रिटायर होता है तो उसके बाद वो किसी लाभ का पद, कोई लाभ का पद वो नहीं लेगा। ये बात किसमें कही गई है, 319 में कही गई है। ठीक है, उसके बाद 320 में कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है, जैसे वो परीक्षाएं कराएंगे, इंटरव्यू कराते हैं, सिविल सर्वेंट की जो है नियुक्ति करते हैं, और भी बहुत सारे काम है। तो यहाँ पर आपको 320 में कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्य हैं और जो उनकी जो है सक्रिय कार्य है, उनको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 320 में। ठीक है, उसके बाद 322 की बात करें तो 322 बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार आ जाता है पेपर में, कि जो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते जो है भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रावधान इसमें जो है किया गया है। अब हम सबसे जो है लास्ट आर्टिकल की बात करें, 323, और ये आपके पेपर में आता है, प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। 323 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है, यानी कि वर्ष में अपने कार्यों की एक रिपोर्ट बनाता है जिसको वो प्रस्तुत करता है। अब यूपीएससी किसको करेगा और पीएससी किसको करेगा, तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, तो ये थे भाग 14 के प्रावधान और भाग 14 के आर्टिकल। इतने महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में से जो है प्रश्न बनता है, तो आप ध्यान से इसको बात को सुनेंगे। जो आर्टिकल देखो, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, पेपर में आती है, अब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 323 में, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, सेवा शर्तों की बात करें या फिर जो है इनके जो है गठन की बात करें, तो ये सब आर्टिकल जो है पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये था भाग 14 जिसको हमने पढ़ा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में भाग 15 को लेकर, निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित भाग 15 है और उसके प्रावधान, उसके अनुच्छेदों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।